नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने हमला बोला। दरअसल बता दें आपको कि वक्फ बिल में संशोधन का पूरा मसला था, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि ये सरकार अपना सब कुछ खो चुकी है तो सांप्रदायिकता की राजनीति ले आई है। वक्फ को लेकर बीजेपी जो कानून लेकर आई है वो उसके लिए वर्चुअल साबित होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग ही उससे नाराज हैं, बीजेपी ही बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई है। एक आईएएस अधिकारी के लिए मैनेजमेंट करने वाला पकड़ा गया। वो कई अफसरों के लिए मैनेजमेंट करता था और ये मामला भ्रष्टाचार का नहीं, बंटवारे का मामला है। सरकार ने गेहूं खरीदने के साथ ही हाथ खड़े कर लिए। प्राइवेट लोगों को अधिकार दे दिए गए हैं, वो चाहे जितना खरीदारी कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार अमेरिका के राष्ट्रपति से देश की इकोनॉमी बचाने सीखे। अमेरिका दूसरे देशों पर पाबंदी लगा रहा है, ऐसे में इस देश को भी देश में चीन पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने अंबेडकर नगर की बच्ची अनिता यादव को स्कूल बैग देकर सम्मानित किया और इस दौरान उन्होंने बच्ची के परिवार को भी बुलाया। बता दें आपको कि इस बच्ची का बीते दिनों अवैध झुग्गी पर बुलडोजर चलने के दौरान किताबें बचाने का वीडियो वायरल हुआ था। सपा अम्बेडकर जयंती पर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक स्वाभिमान स्वभान समारोह मनाएगी और ये कार्यक्रम जिला स्तर तक होगा। पीजीए समाज के लोगों के साथ अम्बेडकर जयंती कार्यक्रम में कई तरह का जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। महाकुंभ पर फिर सरकार को घेरा और अखिलेश यादव ने एक बार फिर महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में अभी तक जिन हिंदू श्रद्धालु की जान चली गई, जो खो गए, उनकी गिनती नहीं बताई जा रही क्योंकि उनको मुआवजा देना पड़ेगा। तो बता दें आपको कि वक्फ बिल को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार अपना सब कुछ खो चुकी है और सांप्रदायिकता की राजनीति ले आई है। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अतुल यादव जी इस वक्त हमारे साथ है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अतुल जी आपके साथ ही करते हैं। अखिलेश यादव ने हमला बोला है और एक बार फिर ये कहा है कि देखिए वक्फ बिल जो है उसे लेकर सरकार आई है और अपना सब कुछ खो चुकी है, अब सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही है। एक बार फिर से क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि वक्फ संशोधन बिल जो है इससे देश का भला नहीं होगा, मुसलमानों का भला नहीं होगा? ये तो कह रहे भला होगा इससे। नेहा दुबे जी, अगर आप देख पाएंगे तो सरकार की जो मंशा है ना, वो बिल्कुल वो जो है सरकारी संपत्तियों को, जो इनकी ये वक्त से संबंधित संपत्तियां है ना, तो वो अपने कब्जे में लेकर के किसी अन्य को मतलब लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया लग रहा है। और माननीय योगी जी की जो भाषा शैली कह लो या उनके वक्तव्य कह लो या उनके मतलब जो अभी 2-3 दिन में जो भाषण दिए गए, इन सबसे साफ मंशा जाहिर है। अभी आपने देखा, आपने अपने अभी जिक्र किया वो बच्ची अनन्या यादव और जिसका घर गिरा दिया गया, तो क्या स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में? तो उनके लिए तो मतलब जैसे घर भी नहीं प्रोवाइडेड है और घर तोड़े जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का विकास जो है जब से समाजवादी पार्टी हटी है रुक सा गया है। केवल धार्मिक मुद्दों पर ही विकास, धार्मिक मुद्दों की बात हो रही, विकास की तो बात हो ही नहीं रही है। आप तो देखेंगे माननीय योगी जी 80-20 की बात करते हैं या कई अन्य चीज, आक्रांता एक शब्द उनको याद हो गया है। हमेशा आप देखेंगे आक्रांता बोलते रहते हैं। कभी भी उन्होंने विकास, आपका चैनल बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, जन सरोकार के सारे मुद्दे उठाता है, जनता के हर जन सरोकार से बात करता है, लेकिन कभी भी आप देखेंगे कि माननीय योगी जी के द्वारा कभी ये कहा गया होगा कि यहाँ का विकास इस प्रकार से होगा, इस जिले का विकास इस प्रकार से होगा, इस जिले कोई खाका नहीं होता है। पुलिस ने अभी आप देखेंगे बरेली में पुलिसकर्मी फिरौती वसूल रहे हैं और मतलब अपहरण का केस दर्ज हुआ उनके ऊपर, तो उनकी पुलिस खुद ही बेलगाम हो चुकी है। और नेहा दुबे जी, आप देख पाएंगे उत्तर प्रदेश में पुलिस भी बेलगाम है, प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ।
तो कहीं ना कहीं ये चीज आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में सरकार का जो जनता के प्रति इकबाल था वो धूमिल हो चुका है और जनता ठगी सी महसूस कर रही है। 8 साल से ऊपर की सरकार हो चुकी है। वक्फ बिल लाने से क्या अगर वाकई में जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अपने अधिकारियों को ये नहीं कह सकते हैं कि सभी धर्मों का आदर होना चाहिए, सभी धर्म हमारा देश लोकतांत्रिक है। एक कोई अधिकारी कहते हैं कि छत पे नमाज नहीं पढ़ेंगे। देखिए एक ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है। बार बार आप लोग इसी बात को कहते हैं कि सांप्रदायिकता की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, किसी एक वर्ग को टारगेट करती है। ये तो कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों का ही सबसे ज्यादा विकास होगा, उन्हीं का सबसे ज्यादा भला होगा। नेहा दुबे जी, अगर आप देख पाएंगे उत्तर प्रदेश में कहाँ मुसलमानों का भला किया जा रहा है और कहाँ मुसलमानों के संदर्भ में, आप बताइए। आपके चैनल पे मैं तो लगातार ही रहता हूँ और लगातार जन सरोकारों से जुड़ी बातों को उठाता रहता हूँ। तो आप एक चीज पाएंगे आपके चैनल के माध्यम से, मैं मतलब जानना चाह रहा हूँ, आपका चैनल प्रतिष्ठित चैनल है और हर जगह राष्ट्रीय स्तर का चैनल है, कि आप ये बता दीजिए कहाँ 80 सीटें हैं, 80 सीटों में से लोकसभा की कहाँ उनको किस मुसलमान को टिकट, मतलब मुस्लिम समाज के आने वाले व्यक्ति को टिकट दिया गया था। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में 403 सीटें हैं। अगर सहयोगी दलों के माध्यम से कहाँ पर मतलब कहाँ पे मुस्लिम समाज के व्यक्तियों को टिकट दिया गया। अगर आप देखेंगे सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बोलती, और अभी मतलब आपके चैनल के माध्यम से मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं बताना भी चाह रहा हूँ, आपके चैनल पे लगातार मैं जुड़ा रहा, जो ये कहते थे आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, ये किसके लिए बोला जा रहा था? कहीं ना कहीं एक समाज को टारगेट किया जा रहा था ना लोकसभा चुनाव में। और ये इसी महीने अप्रैल से तो लोकसभा चुनाव प्रारंभ हो गया। अच्छा, ये बताइए ठीक है, बाकी सब चीजें ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आम जनता बता सकती है, लेकिन ये भी मुझे बताइए कि क्या कोई ऐसी सुविधा, ऐसी कोई योजना जिसमें ये कहा गया हो कि देखिए मुसलमानों को लाभ नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना चलाई गई हो जिसमें मुसलमानों को वंचित रखा जा रहा हो लाभ से? ऐसा कुछ है क्या? आप भेदभाव की राजनीति की बात कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं भेदभाव की राजनीति? नेहा दुबे जी, देखिए जो है ना, समाज का विकास तभी होता है जब सभी लोग साक्षरता विकास, मतलब जैसे रोजगार परक योजनाएं हो, उसमें सभी को समान रूप से चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, क्योंकि हमारा देश तो सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है। तो मेरा कहने का तो ये है कि हम जो है, अगर वाकई में उत्तर प्रदेश में हम विकास चाहते हैं तो सभी धर्मों का आदर होना चाहिए, समान रूप से आदर होना चाहिए, सभी के विकास की बात ही होनी चाहिए। कहाँ आदर नहीं हो रहा है ये तो बताइए ना, निरादर कहाँ है? अगर आप ये कह रहे सरकार जो है, मौजूदा सरकार, वो निरादर कर रही है, वो आदर नहीं कर रही है, वही मैं आपसे पूछ रही हूँ ऐसी कौन सी योजना, मुझे एक योजना बता दीजिए जिससे कि मुस्लिम समाज को वंचित रखा गया हो और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए वो शुरू की गई। नहीं, ऐसा क्या लाभ है जो उनको दिया भी जा रहा है? ऐसा कौन सा लाभ है जो नहीं दिया जा रहा? सर मैं तो उसका जिक्र कर रही हूँ। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ, ऐसा कौन सा लाभ है जो उनको दिया जा रहा है? आपके भेदभाव की राजनीति की बात मत करिए ना। नहीं मिल रहा तो सभी को नहीं मिल रहा, ऐसा तो नहीं है कि खास वर्ग के साथ किया जा रहा है। नेहा जी, आपके चैनल पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपका चैनल बहुत सम्मानित है और हमेशा मैंने देखा जन सरोकार से संबंधित, आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी जब विधानसभा में, जब लखनऊ में एक घटना हुई थी, कोई पानी उछाल रहा था, तो वहां पर 16 अभियुक्त बनाए गए थे पुलिस के द्वारा, लेकिन उनके द्वारा सिर्फ 2 नाम लिए गए, एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति का नाम लिया गया और एक यादव समाज के व्यक्ति का नाम लिया गया। कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री के निगाह में 2 ही व्यक्ति टारगेट होते हैं, या तो यादव टारगेट होता है या मुस्लिम टारगेट होता है। कहीं ना कहीं गौरव जी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव जी, सिर्फ 2 समाज को टारगेट किया जा रहा है मुख्यमंत्री के जरिए, भारतीय जनता पार्टी के जरिए, एक मुस्लिम समाज, एक यादव समाज। देखिए, मुझे लगता है कि जो विभाजनकारी मानसिकता के लोग इस देश में राजनीति करते हुए चले आए हैं, या जिन्होंने जाति आधारित या मजहब आधारित राजनीति की है और उससे सत्ता की मलाई को चखा है, उनके जहन से ये बातें उतरती नहीं है। केंद्र और राज्य की 44 योजनाओं में उत्तर प्रदेश अकेले देश का प्रथम राज्य है और उन 44 योजनाओं का जो सर्वाधिक लाभार्थी वर्ग है वो मुस्लिम समाज से आता है। सबसे अधिक 37% प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिलता है तो वो मुस्लिम समाज को मिलता है, जबकि 65-70 साल राज इन लोगों ने किया, क्यों नहीं उनको घर दिया, क्यों नहीं उनकी स्थिति सुधरी? देखिए, इनको एक चंक चाहिए वोट बैंक का,
और वो गुर्बत में रहे, गरीबी में रहे, अशिक्षा में रहे, मदरसा की पढ़ाई पढ़ते रहे और एक कट्टरपंथ उनके दिमाग में भरा जाए, ऐसा ये लोग चाहते हैं। ये कभी नहीं चाहते कि देश की मुख्य धारा में, देश के विकास में, देश की संप्रभुता को सुरक्षित रखने में उनका योगदान हो। इसलिए हमेशा फ्रैक्शन करके, समाज में बंटवारा करके ये राजनीति करते हुए चले आए हैं। लेकिन आज जो उनको लाभ पहुंचा है, बेशक वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करें न करें, देर से करें, जबकि 3 तलाक का समाधान होने के बाद बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी किया है। ऐसा नहीं है। इसी वक्त बिल को ले लीजिए, ये संशोधन अब तो कानून हो गया, इसमें 2 धड़ा दिख रहा है। जो गरीब है, कुचला हुआ है, जिनको लाभ नहीं पहुंचा, आज वो समर्थन में खड़े हैं। लेकिन जो अशराफ हैं, जिन्होंने अकूत संपत्तियां वक्फ के माध्यम से अर्जित की है, वो इसका विरोध कर रहे हैं। इनको मुस्लिम समाज को सड़कों पर उतारना है, उनके हाथों में पत्थर देना है, उनको अपराध के रास्ते पे ले जाना है, उनको कानून न पालन करने के लिए इन लोगों ने प्रेरित करना है। इस तरह की राजनीति इन लोगों ने की है, इसलिए आज इनको जाति और धर्म दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की किसी भी प्रदेश में ये कह रहे वाटरलू साबित होगा वक्फ संशोधन बिल। नहीं, देखिए, आप 40 लाख एकड़ जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड अर्जित कर लेता है। और विशेष रूप से जो ड्रेकोनियन एक्ट है, चाहे वो सेक्शन 40 हो, 108 हो, 103 हो, जिसके तहत तमाम सारी संपत्तियां अर्जित कर लिया वक्त ने, आप उसका लाभार्थी कौन है, आप ये बताइए। सरकार की जमीनों को कब्जा कर लेना, लोगों की, यहां तक कि मुस्लिम समाज की भी जमीन कब्जा कर लिया, मुस्लिम समाज की भी जमीन बहुत बड़ी संख्या में कब्जा कर लिया, उसका लाभार्थी ओवैसी जैसे लोग हैं। और उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। इसलिए वाटर लू आएगा या इस गर्मी में समाजवादी पार्टी को लू लग जाएगा, ये वो अपने लू की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो लाया है, ये कानून, ये देश की संप्रभुता के लिए, एक आम गरीब मजलूम मुसलमान की, उनकी शैक्षणिक सुरक्षा के लिए, उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है। इसलिए ये निश्चित रूप से सफल होगा। इसमें अब कहीं कोई परिवर्तन होने के चांस नहीं है। जिस तरह से इन लोगों ने जहां उंगली रख दिया वो इनकी हो गई, और जिसकी सुनवाई पूरे कायनात में कहीं नहीं हो सकती, इस तरह का बताइए धरती पे कहीं कानून होता है क्या? और उसके समर्थन में ये खड़े हैं। किस तरह की बात कर रहे हैं? यहाँ तक कि पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया के अन्य देशों में नहीं है, और यहाँ पर इसके समर्थन में इसलिए खड़े हैं कि मुस्लिम समाज के बच्चे हाथ में पत्थर लेकर के खड़े हो जाएं। जवाब दीजिए। यही राजनीति है। आप एक चीज सोचिएगा कि आपका जो ये हमारे भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, एक चीज बता दें कि अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से बाहर है या उत्तर प्रदेश में ही है। जब वहां पे वो बुलडोजर चल रहा था, एक बालिका के संदर्भ में सबने देखा, पूरे देश, उत्तर प्रदेश ने तो देखा ही देखा, पूरे देश ने देखा, पूरे देश और सरकारी तंत्र के साथ साथ वो माननीय न्यायालय के भी संज्ञान में आया कि किसी का घर तोड़ा जाना, किसी बच्चे पे क्या मानसिक स्थिति गुजरेगी। एक बच्चे को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा उसको बैग दिया जाता है, उसको संसाधन दिए जाते हैं जिससे शिक्षा प्राप्त करे बालिका। ये बालिकाओं को किस प्रकार से बालिकाओं को बढ़ाएंगे? वो जो बालिकाएं, एक अंदाजा लगा लीजिए हमारे देश में। ये बताइए, ये बैग इसलिए दिया गया कि वो बच्ची का घर टूटा था, वो वीडियो वायरल हो गया था इस वजह से, या फिर वो बच्ची यादव थी इसलिए, या फिर वाकई दया भावना थी इसलिए? मैं पूछ रही हूँ, सवाल पूछ रही हूँ। जी मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब लैपटॉप बांटे नेहा दुबे जी, तो ना यादव देखा, ना कुर्मी देखा, ना दुबे देखा, ना मिश्रा देखा, ना हिंदू देखा, ना मुस्लिम देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि वो विद्यार्थी है, और हमारे द्वारा लैपटॉप भी दिए गए, और नेहा दुबे जी हमारे द्वारा साइकिल भी दी गई, बालिकाओं को वजीफा भी दिया गया, जिससे वो बालिकाएं आगे पढ़ करके सशक्त बने और समाज की उन्नति में उनका भागीदारी बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर उस अम्बेडकर नगर के उस क्षेत्र की बात करते जहां वो घर तोड़े जा रहे थे, जिसके जो इनके अधिकारी निरंकुश हो चुके हैं, वो सरकारी आदेश या माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश दिया गया उसका भी अनुपालन करने के लिए तैयार नहीं है। माननीय योगी जी के हाथ में ना तो प्रशासनिक अधिकारी बचे हुए हैं जो उनकी बात को माने, और ना पुलिस। अगर आप बरेली की घटना को कहां तक छिपाएंगे ये लोग? बरेली में क्या 2-3 लाख की फिरौती मांगते हुए वो मतलब एक दरोगा जी और 2 सिपाहियों के खिलाफ जो एसएसपी ने मुकदमा दर्ज किया है, बरेली की घटना क्या सामान्य घटना है? ये कहाँ की बात करते हैं? और ये रही बात धर्म की बात, धर्म की बात करते हैं। वक्फ बोर्ड के संदर्भ में 300 क्या कहते हैं भाई? संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार। 14 सामान्य 26 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है हमारा देश है अनुच्छेद। जो एक चीज बता दीजिए, कहीं ना कहीं हम किसी के धर्म में हस्तक्षेप क्यों करें? और रही बात भारतीय जनता पार्टी इतनी हितैषी बनी हुई है
तो ये जो मतलब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो माननीय जो मतलब ये कहा गया था, किसने कहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ और मैं इन चीजों पे पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ। एक चीज बताइए कि मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, किसने कहा था? ठीक है, जवाब दीजिए गौरव जी। क्या जिनके घर तोड़े गए वो सरकार दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है क्या? नहीं, मैं एक चीज नहीं, वो जो है वो भी तो हिंदू ही है। ठीक है, अब सुन लेते हैं, ठीक है। देखिए, जो सार्वजनिक संपत्ति को कब्जा किए हैं, जिन्होंने देश की संपत्ति को हड़पा है और उस पर काबिज हैं, उनको तो कानून का पालन करना ही पड़ेगा और कानून सम्मत कार्यवाही सभी जगहों पर हुई है और वो स्वीकार करना पड़ेगा। उसमें कोई विक्टिम गेम ये खेले, विक्टिम गेम खेलेंगे तो वो स्वीकार नहीं होगा। भी है ना गौरव जी कि क्या सरकार, क्या प्रशासनिक अधिकारी जो है वो कानून का पालन कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा देने को कहा है कि गलत तरीके से तोड़ा गया। उससे पहले एक प्रक्रिया होती है, उसका पालन करना होता है, नोटिस देना होता है बाकायदा। अम्बेडकर नगर की ही घटना में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश पारित किया गया। दूसरी चीज है गौरव जी, जवाब दीजिए। आप देखेंगे ये छोटी सी झोपड़ियां सुनते हैं ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, मैं सवाल तो पूछ लूं, पहले सुन लेते हैं, फिर जवाब तो देने दीजिए उन्हें। जी नेहा जी, देखिए, जहाँ जो अधिकारी गलत करेगा उसको भी दंड का भागी बनना पड़ेगा और हमारी सरकार में ही सर्वाधिक अधिकारी और भ्रष्ट अधिकारी जेलों में हैं। रिकॉर्ड अधिकारी जेल काट रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले हो, चाहे आदेश के गलत अनुपालन के मामले में सही ठहरा सकते हैं, बुलडोजर को कैसे आप सही ठहरा सकते हैं? मुझे बताइए ना, लोगों के साथ तो फिर गलत हो रहा है ना। तो क्या सरकार की जमीन और रास्ते की जमीन पर कब्जा करके नहीं तो ये प्रशासनिक अधिकारी नहीं तय करेंगे ना? अगर ऐसा कुछ है तो फिर वो न्यायालय तय करेगा ना सर। अनुमति के बिना, नगर निगम बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति के गिराया जाना है या नहीं गिराया जाना, ये कौन तय करेगा? सरकार तय करेगी क्या? नहीं, वो तो सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। नहीं, गाँव में उनको नोटिस दिया जाता है, मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कह दिया मुआवजा दिया जाना चाहिए। अगर सही था, सब चीजें सही थी और आप तमाम कानून का पालन करते हुए ये काम कर रहे थे, तो फिर मुआवजा देने के लिए कोर्ट ने क्यों कहा? नहीं, ठीक है, वो जांच होगी। अगर लगेगा कि हाँ नुकसान हुआ उनका और कोर्ट के आदेशों का अनुपालन होगा, उनको मुआवजा मिलेगा, क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं है, प्रोसीजर होता है ना, एक प्रोसीजर होता है। पहले नोटिस दिया जाना पड़ता है, कितने दिन पहले नोटिस देना चाहिए, ये भी एक प्रोसीजर का हिस्सा होता है। जब नहीं पालन किया जाता है तो उसके बाद कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है। कोर्ट ने अगर कुछ संज्ञान लिया है, कुछ आदेश निर्देश दिया है, तो निश्चित रूप से उसका सरकार अनुपालन करेगी। अगर किसी अधिकारी ने गलत किया है तो दंड भुगतेगा। लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी कि पूरी सरकार गलत हो गई, ये पूरी व्यवस्था गलत हो गई। ये देश की आम जनता की संपत्ति है, आम जनता के लिए सरकार काम कर रही है। कोई व्यक्ति अगर गलत करेगा, भ्रष्ट है या गलत नियमों का पालन करता है तो वो दंडित होगा। ठीक है, तो देखिए 8 से 14 अप्रैल तक ये स्वाभिमान स्वमान समारोह क्या है, ये क्या कार्यक्रम है, क्या किया जाएगा इसके अंदर? क्या पीडीए को एकजुट करने के लिए है ये देखिए नेहा दुबे, जो हमारा पीडीए का नारा है, उसी नारे के तहत जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आ रही है। तो हमारा जो है ना 14 अप्रैल तक विभिन्न जगहों पर गांव विधान सभा हो या ब्लॉक हो या सर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करेंगे, सवर्णों की भी बात करेंगे कुछ? नहीं नेहा दुबे जी, मैं आपके चैनल पे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हमारे पीडीए में अगड़े भी है, आदि आबादी भी है, अल्पसंख्यक भी है, सभी लोग हैं और आदिवासी भी हैं। ए में सभी वर्गों को रखा गया है। और आप देखेंगे हमारे सांसद के रूप में जब हम लोकसभा चुनाव में थे, तो उसमें अगड़े वर्ग के हों, चाहे पिछड़े वर्ग के हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, सभी का हमने ध्यान रखा और सभी के साथ हमने पीडीए के नारे के तहत हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और सभी को हमने साथ में लेके चला। हम समाज में पीडीए में अच्छा प्रदर्शन किया और पीडीए को ही आगे बढ़ाने की कोशिश आप लोगों की तरफ से हो रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।